एनबी ग्लोबल ज्ञान की ओर से तैयार की गई एक बहुत ही शानदार अध्ययन सामग्री है, एक पीडीएफ है। जी, और इसका मुख्य मिशन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के प्रावधानों को डिकोड करना, जो कि सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रपति पद से जुड़े हैं। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे इस सामग्री में लगी वो ये है कि इन सभी अनुच्छेदों को क्रम से याद रखने के लिए एक बहुत ही रोचक ट्रिक दी गई है, एक जादुई ट्रिक कह सकते हैं। हाँ, वो एक सूत्र है। हाँ, ये किसी संस्कृत श्लोक या मंत्र जैसा लगता है। पकानिको का दुयोदशम। पकानिको का दुयोदशम सुनने में तो बड़ा प्राचीन सा लगता है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चर्चा का लक्ष्य केवल इस सूत्र को रट लेना नहीं है। हाँ, रटने से तो बस कुछ ही समय याद रहेगा। बिल्कुल, हमारा असली उद्देश्य ये समझना है कि ये संवैधानिक प्रावधान आखिर हैं क्या। हम इस ट्रिक के पहले अक्षर से शुरुआत करते हैं। पहला अक्षर है प, जो अनुच्छेद 52 यानी पद को दर्शाता है। अनुच्छेद 52 में बहुत ही साधारण सा बयान लगता है, लेकिन जाहिर है संविधान में कुछ भी बिना किसी ठोस कारण के तो लिखा नहीं जाता। तो इसका असली महत्व क्या है? ये पंक्ति साधारण जरूर लगती है, लेकिन इसका जो कानूनी और प्रतीकात्मक वजन है ना, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये केवल एक राजनीतिक पद का निर्माण नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, जिसे हम अंग्रेजी में हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। देश के प्रथम नागरिक। बिल्कुल, वे देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और स्रोत सामग्री में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का सर्वोच्च प्रतीक होता है। मतलब पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम। एकदम सही। एक इतनी विविधता वाले देश में, जहां अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म हैं और राजनीतिक विचारधाराएं हैं, ये पद पूरे देश को एक साथ लाता है। ये एक ऐसा पद है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरी तरह से तटस्थ होकर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये पद एक तरह से पूरे देश का एक साझा चेहरा है। अब इसी सूत्र के अगले अक्षर की तरफ बढ़ते हैं, जो है का। का हमें अनुच्छेद 53 की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है कार्यपालिका शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर। स्रोत बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जी। इसका मतलब है कि भारत सरकार जो भी काम करती है वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। लेकिन इसी अनुच्छेद में एक और बहुत बड़ा पहलू है, सेनाओं का नियंत्रण। बिल्कुल, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। अनुच्छेद 53 स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, हाँ, इन तीनों का सर्वोच्च सेनापति या सुप्रीम कमांडर होता है। युद्ध की घोषणा करनी हो या किसी देश के साथ शांति का समझौता करना हो, ये सब कानूनी रूप से राष्ट्रपति के नाम और हस्ताक्षर से ही होता है। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा गहराई से सोचें तो एक निर्वाचित नागरिक को, जिसका शायद कोई सैन्य बैकग्राउंड न हो, सेना का सर्वोच्च कमांडर क्यों बनाया गया है? यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती और सुरक्षा प्रणाली है। इसे नागरिक नियंत्रण या सिविलियन कंट्रोल ओवर द मिलिट्री कहते हैं। अच्छा। यह सुनिश्चित करता है कि देश के सशस्त्र बल अंततः एक नागरिक सत्ता के अधीन काम करें, यानी संविधान और जनता द्वारा चुनी गई व्यवस्था के अधीन। ताकि सेना निरंकुश न हो जाए। बिल्कुल, दुनिया के कई देशों में हमने देखा है कि जब सेना सीधे तौर पर शक्तिशाली हो जाती है तो वहां तख्तापलट या सैन्य शासन का खतरा पैदा हो जाता है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर यह शक्ति राष्ट्रपति को दी ताकि सेना हमेशा एक लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति जवाबदेह रहे। ये एक बहुत ही शानदार संतुलन है। अब शक्ति की बात हो गई तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी शक्ति वाले व्यक्ति को आखिर चुनता कौन है? जी, ये हमें हमारे ट्रिक के अगले हिस्से नी पर ले जाता है। नी का मतलब है अनुच्छेद 54, जो निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। इलेक्टोरल कॉलेज। हम भारत के नागरिक सीधे तौर पर तो राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। स्रोत के अनुसार इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक वोट डालते हैं। बिल्कुल। साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। क्या? स्रोत में साफ तौर पर बताया गया है कि संसद और विधानसभाओं के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। क्या ये उन सदस्यों के अधिकारों को सीमित करना नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि मनोनीत सदस्यों को
वोट देने से रोककर उनके साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के कारण को समझें तो ये पूरी तरह से निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया गया है। वो कैसे? देखिए, राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में कुछ विशेष क्षेत्रों से, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, यहाँ से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति होती है। अब जरा सोचिए, अगर राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हों और जिन सदस्यों को उन्होंने खुद संसद में बिठाया है वही उन्हें वोट दें, तो ये तो सीधे तौर पर वोटों के टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बन जाएगा। बिल्कुल। चुनाव की गरिमा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी था कि केवल वही प्रतिनिधि वोट डालें जिन्हें जनता ने सीधे तौर पर चुना है। मतलब कोई भी व्यक्तिगत एहसान चुकाने वाली बात ना हो। एकदम सही। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सही मायनों में पूरे देश की लोकतांत्रिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। अब इलेक्टोरल कॉलेज तो समझ आ गया, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, इसके लिए हमारी ट्रिक का अगला अक्षर है को। को का अर्थ है कोटा या निर्वाचन की रीति, जो अनुच्छेद 55 के तहत आता है। स्रोत में इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति जैसे भारी तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ, साथ ही एक न्यूनतम कोटे का भी जिक्र है। क्या हम इस जटिल शब्दावली को थोड़ी आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें सामान्य चुनावों और राष्ट्रपति चुनाव के बीच के अंतर को देखना होगा। ठीक है। हमारे यहाँ जो आम चुनाव होते हैं ना, उनमें नियम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब है कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, एक को 35% वोट मिले, दूसरे को 33% और तीसरे को 32%, तो 35% वाला जीत जाएगा। हाँ, सामान्य चुनावों में तो ऐसा ही होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह भी है कि 65% लोगों ने उसे वोट नहीं दिया था। अरे हाँ, ये तो है। तो अब राष्ट्रपति तो पूरे देश का प्रतीक है ना, क्या सिर्फ 35% समर्थन के साथ कोई देश का राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर न्यूनतम कोटा की अवधारणा आती है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत मिले, यानी 50% से ज्यादा वोट। मतलब आधे से ज्यादा। हाँ। स्रोत में जो फॉर्मूला दिया गया है, कुल वैध मतों को 2 से भाग देकर उसमें 1 जोड़ना, वो दरअसल 50% प्लस 1 का ही गणितीय रूप है। यह सुनिश्चित करता है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बने, उसे देश के आधे से ज्यादा प्रतिनिधियों का स्पष्ट समर्थन प्राप्त हो। ये अगर चुनाव में 3 या 4 उम्मीदवार हों और किसी को भी पहली बार में 50% से ज्यादा वोट ना मिले, तब क्या होता है? क्या दोबारा चुनाव करवाना पड़ता है? नहीं, दोबारा चुनाव नहीं करवाना पड़ता। यहीं पर वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति काम आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। दोबारा चुनाव करवाने से बचने के लिए ही ये प्रणाली अपनाई गई है। इस सिस्टम में वोटर किसी एक उम्मीदवार को वोट देने के बजाय अपनी पसंद के अनुसार सभी उम्मीदवारों को रैंक करता है। मतलब 1, 2, 3 ऐसे। हाँ, जैसे ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी और ये तीसरी। अगर वोटों की गिनती के पहले दौर में किसी को भी 50% का कोटा नहीं मिलता, तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली पसंद वाले वोट मिले होते हैं, उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है। और फिर उस बाहर हुए उम्मीदवार के वोट बर्बाद नहीं होते, बल्कि ये देखा जाता है कि उन वोटरों की दूसरी पसंद कौन था। एग्जैक्टली। वे वोट उन वोटरों की दूसरी पसंद वाले उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर या कहें तो संक्रमित कर दिए जाते हैं। अच्छा, तभी इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। जी। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को 50% से ज्यादा का जादुई आंकड़ा नहीं मिल जाता। ये एक बहुत ही परिष्कृत और लोकतांत्रिक तरीका है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि अंततः जीतने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसे सबसे ज्यादा लोग स्वीकार करते हों। मतलब कोई भी वोट बेकार नहीं जाता। बिल्कुल, कोई वोट बेकार नहीं जाता। ये वाकई एक बहुत ही स्मार्ट प्रणाली है जो आम चुनावों की कमियों को दूर करती है। तो अब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई और हमने एक राष्ट्रपति चुन लिया। अब आगे क्या? अब आगे आता है उनका कार्यकाल। हाँ, अगला अक्षर है का, जो अनुच्छेद 56 यानी कार्यकाल के बारे में बताता है। स्रोत के अनुसार शपथ ग्रहण के दिन से ही कार्यकाल ठीक 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष। इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर वे समय से पहले पद छोड़ना चाहें तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। हाँ, और अनुच्छेद 56 में एक और बहुत ही अहम संवैधानिक सुरक्षा उपाय भी है, एक सेफगार्ड है। वो क्या?
मान लीजिए राष्ट्रपति के 5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन किसी आपातकाल या विशेष परिस्थिति के कारण नए राष्ट्रपति का चुनाव समय पर नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या देश का सबसे बड़ा पद खाली हो जाएगा? नहीं, क्योंकि देश बिना राष्ट्र प्रमुख के तो चल नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए नियम बनाया गया है कि जब तक नया उत्तराधिकारी आकर पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, भले ही उनके 5 साल पूरे हो चुके हों। ये राज्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। पद एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता। सही कहा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक नियम है। लेकिन क्या होगा अगर वही वर्तमान राष्ट्रपति अपने 5 साल पूरे करने के बाद फिर से चुनाव लड़ना चाहें? हाँ, ये सवाल हमें हमारी ट्रिक के अगले अक्षर दू पर ले जाता है। हाँ, दू यानी दोबारा नियुक्ति या री इलेक्शन, जिसका जिक्र अनुच्छेद 57 में है। स्रोत सामग्री में अमेरिका और भारत के नियमों की तुलना की गई है, जो काफी रोचक है। ये तुलना बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। अगर अमेरिका की राजनीति देखें तो वहां संविधान में स्पष्ट रूप से एक सीमा तय की गई है। 2 बार की सीमा है ना? हाँ, वहां कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार यानी कुल 8 साल ही राष्ट्रपति बन सकता है। चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 इस मामले में कोई रोक नहीं लगाता। स्रोत में एक इन्फिनिटी का निशान बना है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। इसके लिए कोई टर्म लिमिट तय नहीं है। यानी कानूनी तौर पर रास्ते हमेशा खुले हैं। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें या इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, संवैधानिक रूप से तो अनंत बार चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम भारतीय राजनीतिक इतिहास को देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल तक अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद से किसी ने 2 कार्यकाल पूरे नहीं किए। नहीं, उसके बाद से ये एक अलिखित नियम या स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा सी बन गई है कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार इस पद पर बैठता है। हालांकि संविधान उन्हें दोबारा आने से नहीं रोकता। ये परंपराएं ही तो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अब अगर कोई सीमा नहीं है तो क्या कोई भी आम नागरिक उठकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है? इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? हमारी ट्रिक पकानी कोका दुयोदशम का अगला अक्षर है यो, जो अनुच्छेद 58 यानी योग्यता के बारे में विस्तार से बताता है। जी, अनुच्छेद 58। स्रोत में जो शर्तें दी गई हैं वे काफी विशिष्ट हैं। अनुच्छेद 58 ये तय करता है कि देश का सर्वोच्च पद केवल योग्य और परिपक्व हाथों में जाए। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त तो यही है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो सबसे बुनियादी बात है। बिल्कुल। दूसरी शर्त उम्र को लेकर है। व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ 35 वर्ष की आयु ही क्यों चुनी गई? मतलब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो 25 साल की उम्र काफी होती है। क्योंकि राष्ट्रपति का पद केवल राजनीतिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक दायित्व है। 35 वर्ष की आयु एक निश्चित स्तर की जीवन दृष्टि, अनुभव और परिपक्वता को दर्शाती है। समझ गए। इसके अलावा तीसरी शर्त यह है कि व्यक्ति में लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथी, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, हाँ, वो लाभ के पद वाली बात। बिल्कुल, वह किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब ये है कि आप एक तरफ देश के राष्ट्रपति बन जाए और दूसरी तरफ सरकार के किसी विभाग में कोई सरकारी नौकरी या पद भी अपने पास रखें जहां से आपको वेतन मिल रहा हो। एकदम सही। आप सरकार का हिस्सा होकर सरकार के ही फैसलों की निष्पक्ष समीक्षा नहीं कर सकते। वो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जी, इसलिए चुनाव लड़ने से पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि आप किसी भी ऐसे पद पर न हो जहां से आपको सरकार की ओर से कोई आर्थिक लाभ मिल रहा हो। ये पद की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसी स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ और भी शर्तें हैं जो ट्रिक के अगले अक्षर द यानी अनुच्छेद 59 दशाएं या शर्तों में स्पष्ट की गई हैं। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से पद ग्रहण करने के बाद की स्थितियों के बारे में है। सही कहा। अनुच्छेद 59 कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे शपथ ग्रहण करने से पहले अपनी पुरानी सीट छोड़नी पड़ेगी। मतलब वो एक ही समय में राष्ट्रपति और किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते। बिल्कुल। इसके अलावा उन्हें रहने के लिए निःशुल्क शासकीय निवास मिलता है, जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और इसमें एक बहुत ही अहम वित्तीय प्रावधान भी है।
स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। जी, ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक सोच है। यह शायद अनुच्छेद 59 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे वित्तीय स्वतंत्रता कहते हैं। जरा सोचिए, अगर केंद्र सरकार के पास ये शक्ति होती कि वो जब चाहे राष्ट्रपति का वेतन कम कर सकती है, तो इसका क्या नतीजा होता? सरकार जब भी कोई विवादित बिल पास करवाना चाहती या राष्ट्रपति पर कोई विशेष फैसला लेने का दबाव बनाना चाहती, तो वे उन्हें आर्थिक रूप से परेशान कर सकते थे। एकदम सटीक। सरकार कह सकती थी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके भत्ते रोक देंगे। ये तो बहुत बड़ा दबाव होता। संविधान निर्माताओं ने इस संभावित दबाव को पहले ही भांप लिया था। इसलिए उन्होंने ये नियम बना दिया कि एक बार जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, उसके कार्यकाल के दौरान उसकी सुविधाओं और वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति बिना किसी सरकारी डर या दबाव के अपना काम कर सके। बिल्कुल। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि संविधान निर्माताओं ने हर संभावित खामी को दूर करने की कितनी गहराई से कोशिश की थी। अब हम इस पद की गंभीरता के चरम पर पहुंच रहे हैं। हमारी ट्रिक का अगला अक्षर है श, जो अनुच्छेद 60 यानी शपथ को दर्शाता है। शपथ? स्रोत में बताया गया है कि ये शपथ उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और इस शपथ के शब्द बहुत ही स्पष्ट और भारी हैं। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ये शब्द परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये महज रस्मी शब्द नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस पद का मूल सार है। जब कोई प्रधानमंत्री या मंत्री शपथ लेता है तो वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ सबसे अलग है। उनकी वफादारी किसी राजनीतिक दल, विचारधारा, यहां तक कि सरकार के प्रति भी नहीं होती। अच्छा। उनकी एकमात्र प्राथमिक वफादारी भारत के संविधान के प्रति होती है। और क्योंकि ये संविधान की रक्षा करने का इतना बड़ा संकल्प है, इसलिए उन्हें ये शपथ दिलाने का काम देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। जी। अगर वो किसी कारणवश मौजूद ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश ये कार्य करते हैं। ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण और एक दूसरे के प्रति सम्मान का बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि देश में सबसे ऊपर संविधान है और न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर उस संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हम क्या होगा अगर वो व्यक्ति जिसने इस संविधान की रक्षा की शपथ ली है खुद उसी संविधान के खिलाफ काम करने लगे? ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। हाँ, और यही सवाल हमें हमारी जादुई ट्रिक के आखिरी अक्षर म पर ले आता है। म यानी अनुच्छेद 61, जो महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया तय करता है। महाभियोग। स्रोत के अनुसार एक राष्ट्रपति को पद से हटाने का केवल एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। ये आधार सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन महाभियोग की यह प्रक्रिया काम कैसे करती है? यह प्रक्रिया इतनी जटिल और सख्त बनाई गई है कि इसे पार करना लगभग असंभव सा है। अच्छा। हाँ, और ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि कोई भी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के चलते राष्ट्रपति को ना हटा सके। इसे एक प्रक्रिया के रूप में समझिए। इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा से हो सकती है। ठीक है। लेकिन केवल प्रस्ताव लाने के लिए ही उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और इसके साथ ही राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस देना भी अनिवार्य है। जी, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि जिस पर आरोप लगा है उसे अपना पक्ष रखने का समय और अवसर मिलना चाहिए। सही कहा। अब असली चुनौती शुरू होती है। जिस सदन ने आरोप लगाया है उसे वो प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास करना होता है। 2/3? हाँ, और ध्यान दीजिए, ये उपस्थित सदस्यों का बहुमत नहीं है, बल्कि सदन की कुल क्षमता का 2/3 है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। मान लीजिए किसी तरह सत्ताधारी दल ने ये भारी बहुमत जुटा भी लिया और प्रस्ताव पास कर दिया, फिर क्या होगा? क्या राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा? नहीं, यहीं पर महाभियोग की प्रक्रिया अन्य संसदीय प्रक्रियाओं से अलग हो जाती है। जब पहला सदन प्रस्ताव पास कर देता है तो मामला दूसरे सदन में जाता है। लेकिन दूसरा सदन तुरंत वोटिंग नहीं करता। वह एक जांच ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है। वह लगाए गए आरोपों की जांच करता है या करवाता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन होती है। जी,
इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने और अपने वकीलों के माध्यम से अपना बचाव करने का पूरा अधिकार होता है। यानी दूसरा सदन एक तरह से अदालत बन जाता है। बिल्कुल। और अगर उस जांच के बाद दूसरे सदन को भी लगता है कि आरोप सही है, तो उसे भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पास करना होगा। बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, केवल कब्ज़ आंकुर उस दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। ये गणितीय और राजनीतिक रूप से इतना मुश्किल है कि इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच भारी सहमति की जरूरत होगी। यही कारण है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। एकदम सही। यह प्रक्रिया अपने आप में हमारे लोकतंत्र की स्थिरता का बहुत बड़ा प्रमाण है। तो यहाँ हमारी ट्रिक पकानी कोका द्वयोदशम का अनुच्छेद 61 पर समापन होता है जी। लेकिन एनबी ग्लोबल ज्ञान की अध्ययन सामग्री में एक और बहुत ही अहम अनुच्छेद दिया गया है जो इस पूरी कहानी का अंतिम हिस्सा है। हाँ, अनुच्छेद 62। बिल्कुल, अनुच्छेद 62 जो लिखती भरने का समय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 62 परिस्थितियों से निपटने का एक व्यवहारिक खाका पेश करता है। ये स्पष्ट करता है कि यदि मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो उस 5 साल की अवधि के खत्म होने से पहले ही नए चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। लेकिन जीवन में कई चीजें अप्रत्याशित होती हैं। अगर किसी आकस्मिक कारण से पद खाली हो जाए, जैसे पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, वे त्यागपत्र दे दें या महाभियोग के कारण उन्हें हटा दिया जाए, तो ऐसे में तो संविधान ये अनिवार्य करता है कि अधिकतम 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। और स्रोत सामग्री में इस अनुच्छेद से जुड़ा एक बहुत ही खास तथ्य उजागर किया गया है। वो क्या? जब भी इस तरह की आकस्मिक रिक्ति के बाद नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो क्या वो केवल बचे हुए समय के लिए आता है? नहीं, नया राष्ट्रपति पूरे 5 साल के नए कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि देश के सर्वोच्च पद पर जो भी आए वो एक पूर्ण जनादेश के साथ पूरी स्थिरता के लिए आए। बिल्कुल, ये प्रावधान देश को किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता से बचाता है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत सामग्री और पकानी कोका द्वयोदशम जैसे एक छोटी सी ट्रिक ने हमारे लिए अनुच्छेद 52 से 62 तक के इतने बड़े और जटिल संवैधानिक ढांचे को समझना बहुत ही व्यवस्थित कर दिया है। 52 में पद, 53 में शक्ति, 54 में निर्वाचन मंडल, 55 में कोटा और रीति, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा नियुक्ति, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। ये वास्तव में जानकारी को डिकोड करने का एक शानदार तरीका